ऑडियो स्क्रीन अवेलेबल है। यस सर। ओके। ओके, तो फायरवॉल बेस हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज फायरवॉल? व्हाट इज फायरवॉल? क्या होता है फायरवॉल? सिक्योरिटी फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि हमारे डाटा पैकेट्स को फिल्टर करता है। इट्स अ सिक्योरिटी टूल विच फिल्टर डेटा इनकमिंग और आउट। फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ एनी आउटगोइंग। नेटवर्क और फॉर एनी नेटवर्क। तो जो भी हमारे नेटवर्क हैं या जहाँ कहीं भी हम लोग डेटा का लेन देन करते हैं, वहाँ पर जो भी हमारा इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन है, डेटा जा रहा है आ रहा है, वहाँ हम लोग फायरवॉल जैसे डिवाइस का या फायरवॉल जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा फिल्टर हो सके। ये क्या करता है? एक तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑनलाइन अटैक से, है ना? हाँ। तो फायरवॉल जो भी हमारा मीन्स प्राइवेट नेटवर्क, इट्स वर्क इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक नेटवर्क। ये दोनों तरीके के नेटवर्क में काम करता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि पब्लिक नेटवर्क तो ठीक है, पब्लिक नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी रहता है, ओके, बट इज देयर एनी वल्नरेबिलिटी पॉइंट इन प्राइवेट नेटवर्क? क्या कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी है प्राइवेट नेटवर्क में भी वल्नरेबिलिटी होता है? कुछ ऐसा पॉइंट हाँ क्या सर, क्या है? अगर प्राइवेट नेटवर्क में भी अगर कोई लिंक हम ऐसा ओपन करते हैं जिसके अंदर हमको या कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करते हैं उसके अंदर ठीक है, जिसके बताइए थ्रू हम पहला पॉइंट। है ना, ये सर प्राइवेट अगर हम नेटवर्क कोई में क्या क्या सिक्योरिटी इशू आते हैं? पहला क्या क्या आएगा? कैशे, वल्नरेबिलिटी पॉइंट फॉर प्राइवेट नेटवर्क। हाँ। सिस्टम हैकिंग, सिस्टम हैकिंग। नेटवर्क हैक हो जाता है सर कभी कभी। अगर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस वायरस आता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर वायरस आ सकता है, मतलब ऐसा लिंक, कोई भी ऐसा लिंक अगर ओपन करते हैं। हाँ, इंटरनल यूजर स्पैम कर सकता है ना? हम्म, बहुत से ऐसे यूजर हैं जो कि इंटरनली बहुत सारे ऐसे स्पैम कर सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क में। और मैं फायरवॉल को अभी अलग छोड़ दिया, है ना? फायरवॉल का पॉइंट हम लोग कवर कर रहे थे, बट एक पॉइंट आया कि फायरवॉल प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को सिक्योर करता है। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर था, प्राइवेट नेटवर्क की क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है? क्योंकि पब्लिक में हमको पता है कि बाहर के लोग हमारे सिस्टम या हमारे नेटवर्क पर अटैक करते हैं ताकि हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा को चुरा लें। बट इंटरनल यूजर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, इंटरनल नेटवर्क में कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं? तो इंटरनल यूजर स्पैम कर सकता है, हाँ या ना? हाँ जी। यस सर। हाँ सर, फिशिंग। लोकल ईमेल और
या कोई लिंक हो गया सर, ऐसा लिंक सेंड करता है। मालवेयर अटैचमेंट इन लोकल ईमेल्स, राइट? हाँ सर। तो बहुत से ऐसे हैं लोकल ईमेल्स में मैलवेयर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी फाइल्स का अटैचमेंट कर देते हैं, और ऐसे फाइल्स हमारे सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए कैपेबल होता है ना? फिशिंग अटैक आई थिंक लोकल एरिया में कोई नहीं करेगा, बहुत ही रेयर चांस है। बट मे भी फिशिंग अटैक हम लोग बाहर के लिए रखें, और मे भी लॉग फिशिंग अटैक। बेस्ड अटैक, लॉग बेस्ड अटैक किया जा सकता है। हाँ, कैसे? बताओ सर कैसे। भाई तुम्हें पूछ रहा हूँ हाँ बोला तो। कैसे मीन्स लॉग्स वगैरह का इस्तेमाल करके अटैक कैसे किया जा सकता है? मैं तो क्लियर कर दिया हूँ कोई आंसर, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। और लॉक्स जैसे आप हमारे पुराने लॉक्स देख के उसके उसमें देख सकता है कि हम क्या क्या ओपन कर रहे हैं, उसके हिसाब से राइट। उसको चेक कर यहाँ सकता पर है। जैसे हमारा लॉग कोड से सिस्टम, वनरेटिव। राइट, सिस्टम लॉग हिस्ट्री। एक लॉग हिस्ट्री से कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग बताओ, दो तीन एटलीस्ट, जिसके थ्रू अटैकर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, या क्या क्या इंफॉर्मेशन थ्रू लॉग हैकर अटैकर कैन गैदर्स, राइट? लॉग पे सर बस इवेंट भी बस। होते हैं। लॉक्स पे जाके सर हमारी वेबसाइट्स किस कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं हम। मीन्स सेशन आईडीज निकाल सकता है वो, है ना? हाँ जी। मैक निकाल एंड सकता था। लॉग्ड ऑथेंटिकेशन, जो भी हमने लॉग इन करते समय ऑथेंटिकेशन ये सब दिया है, वो सारी लॉग इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है ना? हमने कौन सी बैंक का अकाउंट खोला है, हाँ, क्या ये है। सारी चीजें। तो हम्म, अगर, चलो ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट वाले में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मीन्स इस तरीके के कुछ प्राइवेट लेवल पे भी बहुत सारे अटैक और बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना होता है, राइट? और ये सब है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा, यूएसबी डेटा शेयरिंग हाँ सर, भी यूएसबी एक डेटा ऐसा शेयरिंग। पॉइंट है जिसके थ्रू मैलवेयर वगैरह को वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस या पब्लिक नेटवर्क से डेटा कॉपी करके प्राइवेट किसी मशीन पर किसी ने कोई मूवी गाना वॉट एवर कुछ ट्रांसफर किया तो अटैक किया तो जा हार्ड सकता डिस्क भी हो सकती है फिर तो सर, कोई हार्ड है। डिस्क हाँ, लगा के यूएसबी आएगा इसको। डेटा शेयरिंग में कोई भी ऐसा डिवाइस, चाहे वो सी टाइप हो, डी टाइप हो, ए टाइप हो, किसी भी तरीके का, क्लियर है? हार्ड डिस्क इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो, ठीक है? तो ये है। और भी बहुत सारे ऐसे सॉलिड पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है या स्कैम किया जा सकता है। रॉबर्ट अकी। हाँ, रबर डकी, राइट। सो रबर डकी यूएसबी डेटा शेयरिंग में ही हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। यूएसबी डेटा या यूएसबी का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग रबर डकी जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरा स्कैम या एक तरीके का स्पैम करते हैं। सिस्टम को करप्ट डेटा चुराने बहुत सारे काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है। और अब दोबारा से फायरवॉल पर आते हैं और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, फायरवॉल बेसिकली फिल्टर करता है ट्रैफिक को, है ना? फिल्टर ट्रैफिक, ओके, फ्रॉम अननोन सोर्स। किसी भी अननोन सोर्स की ट्रैफिक को ये क्या करता है? फिल्टर करता है। एंड फायरवॉल ब्लॉक द malicious एक्टिविटी। किसी भी ऐसे मलेशियस एक्टिविटी को फायरवॉल क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। बहुत सारे ऐसे हैकर अटैकर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर पेलोड एग्जीक्यूट करवाते हैं, या कोई ऐसा मेलवेयर या स्पाईवेयर या फिर रैंसमवेयर ऐसी कोई फाइल्स अपलोड करा देते हैं, या आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो, टोरेंट वगैरह की वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो बहुत सारे ऐसे वहां से डेटा आपके सिस्टम पर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो जाता है, और आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जो रैंसम होता है वो बहुत हाई पैसे की डिमांड करता है। मैलवेयर या जो हैकर होता है आपके डेटा को इंटरनेट पर मैनिपुलेट कर सकता है, आपके डेटा को मिसयूज कर सकता है,
आपके कॉम्पिटिटर को सेल कर सकता है। तो बहुत सारे तरीके से डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें। ओके। वेबसाइट वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हैं इस तरह हाँ इसमें क्या? हाँ हाँ। तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल सिक्योरिटी, और एक तरीके का हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया या टेक्नोलॉजी हैं जो कि फायरवॉल सिक्योर करता है। तो फायरवॉल सपोर्ट वीपीएन टेक्नोलॉजी टू सिक्योर द नेटवर्क, है ना। वीपीएन बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। वेब फिल्टरिंग प्रोवाइड करता है। हाँ, ऐसे। मीन्स आप किसी भी वेबसाइट पर कोई ऐसा डेटा एक्सेस कर रहे हो, वहां पर जो भी अगर कोई स्पैम या कोई ऐसा वायरस वगैरह रखा हुआ है किसी फाइल में या किसी लिंक पर, तो आप जैसे उस पर क्लिक करते हो, आपके सिस्टम पर अगर कुछ ऐसा डाउनलोड हो रहा है तो तुरंत हमारा फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल दो तरीके का पहले यहाँ पर होता है, इसको हम लोग दो तरीके से समझें। एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल और एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल। ओके। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल हमारे सभी कंप्यूटर पर अवेलेबल होता है। आप कंट्रोल पैनल में आ जाओ और यहाँ पर सिस्टम एंड डिफेंडर। सिक्योरिटी में आ जाओ, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल में आ जाओ, यहाँ पर फायरवॉल आप देख सकते हो, राइट। तो फायरवॉल का पर्पस यहाँ पर है कि हमारा जो नेटवर्क है वो प्राइवेट ये एंड सर, पब्लिक लेवल ये पर। विंडो में होता है ना बस? नहीं, हर एक डिवाइस में होता है, लिनक्स में भी होता है, मैक में भी होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में है, राइट। इंटरनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है, क्लियर है। ओके। तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, इसमें भी आप किसी भी वेबसाइट, यूआरएल, आईपी लिंक किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। एडवांस सेटिंग पर आपको बस क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो टाइप्स के कनेक्शन मिलेंगे, एक इनबाउंड कनेक्शन, एक आउटबाउंड कनेक्शन। ओके। ड्यू टू सिक्योरिटी मैंने बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो मैं डिस्प्ले तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके। ऐसे कुछ। तो यहाँ पर इनबाउंड में भी बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज कॉन्फ़िगर करी जाती हैं, जिसमें इनबाउंड मीन्स बाहर से अगर कोई भी कनेक्शन हमारे नेटवर्क में आ रहा है तो उससे हमारा नेटवर्क पीसी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसे डेटा फिल्टर करेगा। आउटबाउंड मीन्स होता है कि हमारे कंप्यूटर से कोई भी लिंक या कोई भी डेटा को एक्सेस किया जा रहा है पब्लिक नेटवर्क से, तो क्या क्या अलाउ है कि हम पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो आउटबाउंड मीन्स हम क्या क्या ट्रैफिक भेज सकते हैं, इनबाउंड मीन्स क्या क्या ट्रैफिक आ सकता है। ये दोनों तरीके का फिल्टराइजेशन आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल पर हो जाता है। बट हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लाइक वीपीएन बेस्ड सिक्योरिटी, वेब फिल्टरिंग, है ना, चैट ब्लॉक, चैट और मैसेंजर फिल्टरिंग। मीन्स अगर आपको फेसबुक रन करते रहना है और चैट ब्लॉक कर देनी है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो एक तरीके का एप्लीकेशन बेस्ड ब्लॉकिंग और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इन सब चीज़ों पे मिल जाता है। ऑल्सो द हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल प्रोवाइड ईमेल बेस्ड सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन मैंने लिखा, चैट और मैसेंजर एप्लीकेशन में ही आ जाएगा, बट डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी ये भी मेंटेन करता है। एक तरीके का आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी मेंटेन करता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी मेंटेन करता है, डॉस अटैक से भी सिक्योर करता है, डीडॉस भी कर अटैक सिक्योर करता है, डीडॉस से भी। डॉस मीन्स डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें किसी भी नेटवर्क को डाउन करने के लिए हैकर अटैकर प्रोसेस इस्तेमाल करता है। डीडॉस में भी हमारा सेम प्रोसेस होता है, बट इसमें एक फ्लड सेंड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें बॉट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब है, मैं बस वन वर्ड कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी फायरवॉल क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इवन देन एक तरीके का रिपोर्ट एनालाइजिंग का भी वर्क करता है फायरवॉल।
और लॉग मॉनिटरिंग, रिपोर्ट एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को मेंटेन करके ये काम करता है। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या लेटेस्ट फायरवॉल के एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, राइट। अब फायरवॉल के कुछ एडिशनल कंपोनेंट अगर हम लोग लेकर चलें तो कुछ जोन हमारे फायरवॉल में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ लैब यहाँ पर डिजाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक राउटर मैंने ले लिया, एक और मैंने यहाँ पर राउटर ले लिया, एक और मैंने राउटर ले लिया। इन सभी को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया और कुछ कंप्यूटर या कनेक्शन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ यूजर्स को इम्प्लीमेंट किया, इधर भी कुछ यूजर हैं और इधर भी हमारे कुछ यूजर हैं, ठीक है। ये मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ यूजर बैठ के काम कर रहे हैं, इधर भी कुछ यूजर हैं, यहाँ पर कुछ यूजर हैं, ठीक है। ऐसे इनको मैंने कनेक्टिविटी यहाँ से दिया और ये स्विच इस राउटर से डेटा एक्सेस कर रहा है। इस पोर्ट पर कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, बट मैं यहाँ पर टेम्परेरी ऐसे एक ड्रॉप कर देता हूँ लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ से एक कनेक्शन इसको हो गया, इस पर पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, बस समझाना है। और नेक्स्ट इन सभी को कनेक्टिविटी यहाँ से दे दी गई है। अब ये सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, मे बी जो हमारा एक ऐसा जोन है जहाँ पर पूरा नेटवर्क है और कहीं पर में भी आईएसपी है। इधर आईएसपी के लिए दिस वन, इंटरनेट है, इंटरनेट से मान लिया कि ये कनेक्शन है। एक छोटा सा लैब सेटअप है और जस्ट समझने के लिए। और जो भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है वो में भी हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं, वन राउटर, टू राउटर, इधर कुछ यूजर हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये मान लिया कि हमारा एक लैन वन का नेटवर्क है, इधर हमारे पास लैन टू का नेटवर्क है और इधर हमारे पास लैन एक तरीके का लैन 10 है, कुछ भी ऐसे XYZ। इधर हमारा सर्वर वगैरह लगा हुआ है और सर्वर को जो सर्विस देनी है ये हमें इन इन एंड आउट दोनों देना है। और इधर जो हमारा कनेक्शन है मीन्स जो हमारे इस पर्टिकुलर राउटर से अंदर की ट्रैफिक लेनी है, ये इनसाइड की ट्रैफिक है। और इस राउटर से जो इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जा रहा है ये आउटसाइड के लिए ट्रैफिक है। और ध्यान देना ये सब फायरवॉल के लेटेस्ट फीचर है। और ये जो हमारा नेटवर्क है ये मान लिया DMZ है, राइट, RDMZ है। तो डीमिलिटराइज्ड जोन है और इस यहाँ पर कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, राइट। और सर्वर को हमें मान लिया कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से एक्सेस करना है। आउटसाइड का जो कनेक्शन है वो बाहर ट्रैफिक भेजने के लिए है, इनसाइड का इनसाइड के लिए नेटवर्क है। अब देखो ट्रैफिक फ्लो अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं, जो हमारा इनसाइड का सिक्योरिटी जोन है, ये मान लिया कि इनसाइड है मीन्स एक सिक्योरिटी जोन है, एक आउटसाइड है सिक्योरिटी जोन है। इनसाइड का जो सिक्योरिटी जोन है इसका जो सिक्योरिटी लेवल होता है, जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट जो एडवांस फायरवॉल्स हैं इनके सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। तो जो हमारा इनसाइड सिक्योरिटी लेवल होता है वो कितना होता है, कोई आइडिया किसी को? आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल कितना होता है? नहीं, 0। DMZ का हम लोग 0 और 1 के मीन्स 0 और 100 के बीच में कुछ भी रखते हैं, है ना। वो 99 करोगे तो भी उतना ही वैल्यू है और 1 करोगे तो भी उतना ही वैल्यू है, राइट।
तो DMZ को हम लोग 50 में रख देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। आपका कंपनी का ऐसा नेटवर्क जो सर्वर लेवल के हैं, जिसको बाहर और अंदर दोनों तरफ एक्सेस कराना है, उसको 50 में रखा। सिक्योरिटी जोन, सिक्योरिटी लेवल और DMZ जोन बनाया, इनसाइड आउटसाइड और DMZ, 3 जोन मैंने बनाया सिक्योरिटी का। मैं DMZ जोन को चाहता हूँ कि बाहर के और अंदर के दोनों यूजर एक्सेस कर पाएं, और जीरो की जो सिक्योरिटी है ये अंदर अपनी ट्रैफिक ना सेंड कर पाए। तो फायरवॉल का एक सिंपल रूल है ना। फायरवॉल रूल क्या कहता है? हायर सिक्योरिटी, हायर सिक्योरिटी लेवल डज नॉट, आप मेंटेन कर लेना अपना अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ये सब है तो। हायर सिक्योरिटी लेवल्स जो भी हमारे होते हैं ये डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं ना। आर बोल सकते हो यहाँ पर। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। हायर सिक्योरिटी लेवल, हायर सिक्योरिटी लेवल कैन ट्रांसफर डेटा टू लोअर सिक्योरिटी। हायर सिक्योरिटी लेवल के जो मशीनें हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या कर सकते हैं? डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। मीन्स जो इनसाइड के यूजर हैं, ध्यान देना, इधर के जितने भी यूजर हैं ये बाहर ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, इनको अलाउड होता है। बट लोअर सिक्योरिटी लेवल जो होता है ये ब्लॉक होता है बाय डिफॉल्ट आपके इनसाइड डेटा को सेंड करने के लिए। आपको बाहर की ट्रैफिक को अपने फायरवॉल से अलाउ करना होता है कि ट्रैफिक हमारा पास हो या ना हो, किस तरीके की ट्रैफिक अंदर आए, किस तरीके की ट्रैफिक बाहर जाए। ये राउटर है, ये समझ लो कि हमारा फायरवॉल है। इसको हम लोग एएस से फायरवॉल ले लेते हैं, ये राउटर दिख रहा है। अब तो कोई डाउट नहीं है, मीन्स ये बाहर का राउटर है, ये हमारा अंदर का फायरवॉल है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी जोन है, एक इनसाइड है, DMZ है, और ये बाहर के लिए है। तो इस फायरवॉल पर मैंने क्या बताया कि ये जो जोन है इसको बाहर और अंदर दोनों लोग एक्सेस करें, बट इनसाइड, अंदर हमारा क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाहर का कोई यूजर अगर फायरवॉल से इनसाइड ट्रैफिक भेजता है तो वो डिनाई हो जाएगा। सो हायर सिक्योरिटी लेवल कैन नॉट और कांट ट्रांसफर डेटा टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। ओके, बट लोअर सिक्योरिटी, सॉरी, कैन ट्रांसफर, नॉट कैन नॉट, राइट। तो लोअर सिक्योरिटी लेवल कैन नॉट ट्रांसफर डेटा, ओके, विदाउट एक्सेस पॉलिसी। अगर हमें आउटसाइड से इनसाइड कोई डेटा ट्रांसफर लेना है तो हमें पॉलिसी क्रिएट करना पड़ता है फायरवॉल पर। कुछ बहुत डाउट क्लियर हुआ सभी का, या कोई क्वेरी? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, लाइक हायर सिक्योरिटी, SECU, इसमें डेटा क्या होता है? परमिटेड होता है। ओके, बट लोअर सिक्योरिटी टू हायर सिक्योरिटी लेवल डिनाइड। ये अभी मैं शेयर कर दूंगा ना, इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट नोट तैयार कर देना क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर तैयार होता है। अब देखो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल पढ़ने को मिलेगा। एक मैंने सीरीज बनाया है पोलो ऑल्टो फायरवॉल का यूट्यूब पर, आप चाहें तो उस टेक्नोलॉजी को भी पढ़ सकते हो। और जो फायरवॉल का थ्योरी है वो सभी फायरवॉल के टेक्नोलॉजी में सेम है, बस आपको वेंडर अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग वेंडर की जो फायरवॉल है उसमें अलग अलग फीचर मिलेंगे, है ना। काम सर सभी पालो अल्टो फायरवॉल्स। का लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो पालो अल्टो का।
हाँ, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। या पूरा इसका एक प्लेलिस्ट है जिसमें 6-7 घंटे का कोर्स आपको मिल जाएगा। आई थिंक वीपीएन से लेके साइट टू साइट मेंटेनेंस से लेके राउटिंग, इंटरनल स्विचिंग, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर आपको, जैसे इंडस्ट्री में ज्यादा पार्लर यूज होता है। हाँ, सब इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाँ, मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं पोलो वोल्ट और इधर होती हैं। सिस्को एसी से पार्लर मतलब रिप्लेसमेंट होता है, तो पार्लर से रिप्लेसमेंट होता है अभी सिस्को एसी हम्म। का। हाँ हाँ, पोलो वोल्टो देखो इधर है। और आप मेरा यहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन सर पार्लर का 5020 और 220 तो नॉर्मल हर प्रोजेक्ट के लिए होता है। और हम्म 5020 जो होता है वो पेरीमीटर फायर के लिए होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पूरा कैंपस के लिए वो है। कैंपस वगैरह में मैक्सिमम फाइब्रोम वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं ना, ये सारी चीज़ें। हाँ। मैंने शेयर किया है एक लिंक चैट बॉक्स में, अगर देखना होगा तो देखना, बाकी सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट ढूंढ के। तो फायरवॉल का ये है। चलो ठीक है, एक एक पॉइंट आगे लेकर चलते हैं। मीन्स नेक्स्ट, अगर हम लोग फायरवॉल को देखें, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और इन सारी चीज़ों को, तो आपके बहुत सारे ऐसे फायर पावर डिवाइसेस मिल जाएंगे जिसको हम लोग कॉन्फ़िगर और मैनेज कर सकते हैं। अब देखो, कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग फायरवॉल वगैरह पर करना चाहते हैं, आप अपना सेटअप यहाँ पर कर सकते हो। फायरवॉल की डिवाइस यहाँ पर अवेलेबल है। 5506 सीरीज है और 5505 की सीरीज है। ओके, कोई भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको यूज़ करना हो, राइट। तो 5505 का मैं यहाँ पर एक फायरवॉल ले लिया। अब इसमें पॉलिसीज और सारी चीज़ हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सेटअप कैसे किया जाता है। ओके, रियल इन्वायरमेंट में फायरवॉल को हमें क्या करना होता है, लैन केबल का इस्तेमाल करके फायरवॉल की आईपी कॉन्फ़िगर करके एक्सेस करना होता है, राइट। बहुत ही इजी तरीके से वो एक्सेस हो जाता है। अभी मैं इसका गाइड कर देता हूँ कैसे क्या है, राइट। बट यहाँ पर एक फायरवॉल है और मैं फायरवॉल से एक इंटरनेट राउटर ले लेता हूँ, कोई भी बाहर का एक राउटर जो बाहर की ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, और एक मैं यहाँ पर सर्वर ले लेता हूँ जो बाहर एक्सेस करा रहा है। और मैं इंटरनल कोई और राउटर यहाँ पर लगा सकता हूँ, कोई भी एक राउटर या स्विच, है ना, कुछ भी ऐसे। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं यहाँ पर 2 पीसी इस्तेमाल कर लेता हूँ। समझ लो कि एक इनसाइड एक आउटसाइड, ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हो, या इनसाइड डीएमजेड के लिए ले सकते हो, और ये हमारा जो इंटरफेस हो जाएगा ये हमारा आउटसाइड के लिए हो जाएगा। इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक कनेक्टिविटी दे देते हैं E0/0 से, एक इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी दे देते हैं 1 2, और इसके साथ यहाँ पर एक कनेक्शन दे देते हैं। और मैं राउटर वगैरह लगाकर इसको बढ़ा सकता हूँ, या बड़ी किसी भी टोपोलॉजी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आप जो भी अभी तक राउटिंग स्विचिंग किए हुए हैं उसी लैब में इसके फायरवॉल को अपने कोर या गेटवे के पास इम्प्लीमेंट कर देंगे, कहीं पर भी गेटवे राउटर से पहले इम्प्लीमेंट कर सकते हो इधर। अब यहाँ पर जो भी हमारे यूज़र हैं, मान लिया PC6 और PC2, इन सभी यूज़र को मैं फायरवॉल के थ्रू बाहर का कोई सर्वर एक्सेस कराऊंगा। ये मान लिया google.com का सर्वर हो सकता है, और कोई भी XYZ सर्वर हो सकता है। एंड टोटल कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक जब हम फायरवॉल एक्सेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये देखना होता है कि कितने पोर्ट और क्या क्या है, इस पर कॉन्फ़िगर करना क्या है, ये सारी चीज़ें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फायरवॉल है इसका पासवर्ड क्या होता है, सारे ऑप्शंस हमें देखना होता है। तो कोई भी रनिंग फायरवॉल पर जब आप जाएंगे और वहाँ पर सिंपल क्वेरी लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का, तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि आप क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेम आपके सिस्को राउटर की तरह यहाँ पर काम हो रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं एग्जिट, लॉग आउट, पिंक, वाइट, सो एंड ट्रेस रूट, ये सब ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप इनेबल करेंगे, एंटर करेंगे, पासवर्ड पूछेगा।
सिस्को ऐसे फायरवॉल का जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है, तो एंटर कर देंगे आप। कॉन्फ़िगरेशन सॉरी प्रिविलेज मोड पर आ जाएंगे। प्रिविलेज मोड पर आप बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। सो स्पेस क्वेश्चन मार्क लगाओ। सो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप राउटर पर चेक कर पा रहे थे वैसे ही सब फायरवॉल पर आप सारी चीजें चेक कर पाते हो, राइट। बट यहाँ पर एक ऑप्शन है सो स्पेस वर्जन। अगर आप इंडस्ट्री में अपने फायरवॉल का लाइसेंस डिटेल और सब चेक करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। फायरवॉल क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या नहीं करता है। ओके, डीएमजेड यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है और ये सब दिया हुआ है। तो मीन्स क्या अवेलेबल है, क्या एक्सेस किया जा सकता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कितने इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, कितने वीलैन आप कॉन्फ़िगर किया हुआ है देख सकते हैं। ड्यूअल आईएसपीस यहाँ पर नहीं कर सकते, डिसेबल है ना। और क्या डिसेबल है, फेल ओवर डिसेबल है, फेल ओवर नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसकी वजह से रियल फायरवॉल पर सब इनेबल मिलेगा। बट अगर आपने उसका प्रॉपर लाइसेंस और सब एक्टिवेट किया होगा तो, अदरवाइज अनलाइसेंस्ड डिवाइसेस, एक्सपायर्ड डिवाइसेस सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा डिटेल है। बाकी जो भी इंटरफेसेस हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, इतने सारे इंटरफेसेस हैं। और फर्दर कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, सो स्पेस एंड आईपी या सो स्पेस इंटरफेसेस अगर मैं लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो आपको सब दिखा रहा है ना, इनसाइड आउटसाइड के इंटरफेसेस। सो इंटरफेसेस आईपी एंड ब्रीफ, आपको वही इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा जो नॉर्मल राउटर या स्विच पर आप देखते थे, कि जो भी हमारी फायरवॉल है उसके इंटरफेसेस पर क्या इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर की गई है, कौन से इंटरफेसेस अप है, कौन से इंटरफेसेस डाउन है। ठीक है। तो लगभग में सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको सिमिलर मिलेगा। बट रियल डिवाइस पर जब आप काम करेंगे हर एक कमांड के बाद राइट कमांड अप्लाई करेंगे। जब तक आप राइट कमांड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बार बार प्रिविलेज मोड पर आने से बेटर है कि यहीं पर हम डू राइट कर देंगे, तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव होया करेगी। क्लियर हुआ। तो ये रन और एक्सेस करने का तरीका है बेसिक फायरवॉल को। अभी मैं रियल फायरवॉल का जो जीयूआई इंटरफेस है थ्रू वीडियो में दिखा देता हूँ कैसे क्या है। बट यहाँ पर सिंपल, आपको अगर कमांड लाइन का अच्छा आइडिया है, नॉलेज है, तो आप कमांड से कॉन्फ़िगर कर दो, अदरवाइज जीयूआई से कॉन्फ़िगर कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके। बट कमांड से मैं इतना सारा कमांड डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा, बहुत इजी रहेगा। बाकी जीयूआई में तो बस हमें ऑप्शन देखना है, टिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है ना। ये सब है। अब चलो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो स्पेस और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर कर दिया। अब आपको एक ऑप्शन दिखा यहाँ पर, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया, बाकी राउटर पर और अदर डिवाइसेस पर नहीं काम करता था। तो फायरवॉल में ये थोड़ा एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर है। हेलो। यस सर। यहाँ पर आप रनिंग मीन्स कॉन्फ़िगरेशन मोड पर ही आप अपना कुछ कमांड्स रन कर पाओगे। सो रनिंग में देखो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2 कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर है। सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर है वीलैन 2 के लिए। यहाँ पर डीएससीपी भी कॉन्फ़िगर है। आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये सब कॉन्फ़िगर रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करना है। तो नो इंटरफेस वीलैन 1, इंटरफेस वीलैन 1, नो आईपी ऐड। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डीएससीपी बाइंडिंग क्लियर हो गया, इंटरफेस इनसाइड आउटसाइड का रिमूव हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है। अब अगर मैं चेक करता हूँ सो स्पेस रनिंग, तो क्या पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, देखो है नहीं ना। तो वही कमांड है जैसा कि अभी तक आप इस्तेमाल करते आए हो। अब मुझे क्या करना है, मान लिया कि ये जो हमारा नेटवर्क है, यहाँ पर कुछ आईपी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये हमारा जो गूगल सर्वर है 2025621 यही सेम आईपी मैंने लाइव जो अपलोड किया है वीडियोस में भी दिया हुआ है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं।
सेम रख रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ पाओ। और सेम लैब में, क्योंकि इसकी लैब को थोड़ा सा बनाने में भी इशू हो सकता हो। ये हमारा फायरवॉल और सारी डिटेल्स है। 202.56.215.2 ये हमारा डीएनएस सर्वर भी है। और यहाँ पर वेब सर्वर मान लिया चल रहा है। और डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 202.56.215.2, 202.56.215.1, 202.56.215.2। और सिंपल सर्विसेज में आकर HTTP की सर्विस यहाँ पर ऑन है डेस्कटॉप। वेब ब्राउज़र पर अगर हम देखें 202.56.215.2, तो वेबसाइट एक्सेस होगा, अभी एक्सेस होगा यहाँ पर थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आईपी होगा इधर के लिए 202.56, क्योंकि मैं पहले ही असाइन कर चुका हूँ तो इसी रेंज में है। अब लोकल एरिया के लिए जो हमारा आईपी है 192 का, या प्राइवेट लैन के लिए ले लेते हैं 0.1। और ये जो हमारा एरिया है ये आउटसाइड के लिए है, दिस इज द आउटसाइड। और इधर जो हमारा एरिया है ये हमारा इनसाइड के लिए है। आउटसाइड के लिए मैं VLAN 2 इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जिसका आईपी एड्रेस मैं ले लूंगा 192.168.0.2। और सिक्योरिटी लेवल हमारा आउटसाइड है, और इनसाइड के लिए हमारा जो VLAN है वो VLAN 1 हो जाएगा। और हम लोग इधर DHCP आईपी रिसीव कर लेंगे। और जो हमारा नेटवर्क होगा 172.168.0.1, इन साइड के लिए हमने ये नेटवर्क प्लान किया हुआ है /0। ये ठीक है, ऐसा कुछ मैंने प्लान किया। 16 नॉट 0, ये हो गया। अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फायरवॉल से होते हुए चलते हैं। सबसे पहले फायरवॉल का इंटरफेस और सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंटरफेस VLAN 1, तो एक VLAN 1 एरिया मैं ले रहा हूँ जो लोकल एरिया के लिए, और नेटिव VLAN में समझ लो, जिसका आईपी एड्रेस मुझे लेना है 172.168.0.1 विथ सबनेट मास्क। कोई डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा, देखो बस मैंने ये अप्लाई कर दिया VLAN 1। और लोकल एरिया है तो नेम इंटरफेस हमारा किस लिए हो जाएगा, इनसाइड। और सिक्योरिटी लेवल हमारा हो जाएगा इनसाइड का 100, क्योंकि हायर सिक्योरिटी लेवल हमेशा डेटा फ्लो कर सकता है लोअर की तरफ, बट लोअर हायर की तरफ नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाता है। एग्जिट करते हैं। VLAN 1 की कॉन्फ़िगरेशन हमारा 172 का नेटवर्क का हो गया। अब हमारे पास है VLAN 2। ओके, बट VLAN 2 पर जाने से पहले हम लोग VLAN 1 के कुछ इंटरफेसेस को इनेबल कर लें। जैसे ये सभी इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट किस में होंगे, पता नहीं किस VLAN में है, तो हमें ये भी ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर इंटरफेस स्पेस E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, नो 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 नो, VLAN 1, इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। क्लियर है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। और इंटरफेस 2 को, मीन्स इधर वाले को मैं सेम VLAN 1 में ऐड कर देता हूँ, नेटिव VLAN में दोनों ऐड हो गए। अब जो इंटरफेस अवेलेबल है वही मैं कर सकता हूँ, है ना। और उसके बाद हमें यहाँ पर VLAN 2 की कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा। इंटरफेस स्पेस VLAN 2, आईपी एड्रेस VLAN 2 का आईपी देखो सामने लिखा आपके क्या है, 192.168.0.2 विथ सबनेट मास्क। नो शटडाउन हर पोर्ट पर कर देना जरूरी है, कुछ पोर्ट डाउन भी हो सकते हैं। एंड नेम इफ आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल 0 एंटर कर दिया।
उसके बाद इंटरफेस स्पेस E0/0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ये हो गया हमारा इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन फॉर ASA फायरवॉल। अब हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाते हैं और राउटर की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसेस से रिलेटेड कर देते हैं। ये तो बस आपको डायग्राम देखना है और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जितनी आईपी जो जो इंटरफेस पर देना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इंटरफेस F0/0, जिसका आईपी एड्रेस है, आप डायग्राम में देख लो, 192.168.0.1 विद सबनेट मास्क एंड नो शटडाउन। एग्जिट करेंगे इंटरफेस स्पेस F0/1 एंड आईपी एड्रेस 202.56.215.1 विद सबनेट मास्क। ये तो मैंने इस इंटरफेसेस को आईपी दिया। अब जो पढ़ाई हुई चीज है वो तो सबको याद होगा कि राउटर पर दो नेटवर्क है, एक F0/1 के पोर्ट पर और एक F0/0 पर। तो क्या यहाँ पर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा? या ऑटोमेटिक आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो जाएगा जो दिया हुआ है, डेटा जाएगा? हेलो? करना पड़ेगा शायद से। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, डायरेक्ट राउटिंग है यहाँ पर। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, दोनों इंटरफेसेस यहाँ पर हैं, तो क्या 192 से डेटा 202 को देने के लिए राउटिंग करना पड़ेगा? सर नेटवर्क अलग है ना। नेटवर्क अलग है बट डायरेक्ट राउटिंग है, इधर कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ तो शायद अपने आप ले लेगा। अगर इधर कोई राउटर होता, इधर दूसरा नेटवर्क चल रहा होता तो हमें देना पड़ता ना, उसके बाद सर्वर लगा होता तो, है ना? हम्म। कनेक्ट करिए पिछली लैब से, कैसे कैसे राउटिंग और सारा चीज चल रहा था, है ना? तो बट अगर ऐसा कोई भी कहीं पर भी डाउट लगे तो आप राउटिंग टेबल की एंट्री कर दो, अपना ये नेटवर्क और ये नेटवर्क डायनेमिक राउटिंग लगाकर एंट्री कर दो, ठीक है? या जो भी राउटिंग आपको इनेबल करना है। चलो अब आगे हम लोग देखें, तो क्या यहाँ पर हमारा डायरेक्ट राउटिंग है तो अभी डेटा पिंग हो पाएगा? क्या ये पीसी, अभी तो इस पीसी पर कोई आईपी नहीं है, यहाँ पीसी पर मुझे आईपी डीएससीपी से दिलाना है, मैनुअली देना है, तो अब बस यहाँ पर जाओ और मैनुअली आईपी दे दो यहाँ से। बट अगर हम लोग डीएससीपी भी सीख लें कि कैसे फायरवॉल पर डीएससीपी इनेबल कर सकते हैं, अगर हमें कभी जरूरत पड़ी इनेबल करने की, तो फायरवॉल पर आ जाएंगे, एग्जिट करेंगे, डीएससीपी की कमांड रन करेंगे। डीएससीपी की कमांड के लिए आपको लिखना है DSCPD स्पेस एड्रेस स्पेस जो भी डीएससीपी एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, जैसे 0.2 से लेकर 172.168 मैं चाहता हूँ 5, 2 से लेकर 5, मीन्स टोटल हमारे पास दो ही पीसी हैं, मुझे 100 पीसी चाहिए तो 100 तक का रेंज ले लेंगे। और ये आईपी मैं देना चाहता हूँ कहाँ के लिए? इनसाइड के लिए। क्लियर है? अगर मुझे यहाँ पर DSCPD एंड DNS 20256215.2 अगर एंटर करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद बस इतनी सी एंट्री से, एक लाइन की एंट्री से डीएससीपी काम करना स्टार्ट कर दिया। इस पीसी पर आ जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और डीएससीपी लो, आपका काम करेगा। हो गया? ऐसे ही इस पीसी पर भी आ जाओ और यहाँ पर भी आ, ये हो गया डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन फायरवॉल डिवाइस। अब अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक पास करता हूँ, मॉनिटर करते हुए चलना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी ट्रैफिक पास करता हूँ लाइक इस पीसी से, क्या ट्रैफिक जाएगा? देखो ये ट्रैफिक है, ICMP ARP। फायरवॉल क्या करेगा? इसको भेजेगा बाहर या नहीं? नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कुछ रूट और सब कुछ इनेबल करके मैनेज करना पड़ेगा, राइट?
तो हम लोग राउटिंग वगैरह जब तक फायरवॉल और इन सारी चीज़ों पर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें अभी रिप्लाई देखने को नहीं मिला, मैसेज यहाँ पर इसी को रिवर्ट हो गया, पैकेट बाहर नहीं जा रहा है। देख रहे हो ना, फायरवॉल रिजेक्ट कर रहा है। रियल टाइम पर आते हैं दोबारा से और फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करते हैं या कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले फायरवॉल को एक तरीके का डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद रूट क्वेश्चन मार्क। अब हमें रूट किधर के लिए करना है, ध्यान देना, यही हमारा मेन पॉइंट है। इनसाइड से आउटसाइड के लिए करना है या आउटसाइड से इनसाइड के लिए करना है। अभी मुझे किधर भेजना है, देखो, ट्रैफिक इनसाइड अगर करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अंदर लानी है तो इनसाइड, बाहर भेजनी है तो आउटसाइड। आउटसाइड। तो रूट मैं कर रहा हूं इसमें, देखो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, राउटिंग एंट्री कैसे होती है, रूट आउटसाइड। और मेरा जो लोकल एरिया का होस्ट है वो क्या है, 172.168.0.3 है ना। इसको 3 मिला हुआ है, इसको 2 मिला हुआ है। तो 3 को अगर अलाउ करना है तो मैं यहाँ पर 3 को लिख सकता हूँ, हम्म। बट मैं नहीं चाहता 3 को अलाउ करना। मैं चाहता हूँ कि लोकल एरिया के जितने भी पीसी हैं सब चले जाएं। तो मैं ये कर सकता हूँ ना, 00 मीन्स 1 to ऑल, है ना। और सबनेट मास्क भी ऐसे ही हो जाएगा। बट ये किसको डेटा देगा, इसका गेटवे कौन है, इसका गेटवे तो 192.168.0.1 है, वहां तक रूट करेगा ना, इसको रूट कराना है मुझे। क्यों, जब मैंने ये रूट करा दिया, अब मैं यहाँ से अगर मैसेज सेंड करता हूँ या जनरेट करता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, दोबारा से पिंग मैसेज जनरेट करो आईसीएमपी का। अब देखो, फायरवॉल क्या बाहर पैकेट लेकर जाएगा, रूट करा दिया मैंने। ध्यान, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते देखते हैं। देखो बाहर पैकेट जा रहा है, गेटवे तक चला गया ना, जस्ट मैंने रूट की एंट्री किया, सक्सेसफुल है। ओके, यहां तक एंट्री जा रही है, अब इसके इधर की ट्रैफिक नहीं जा रही है। और मैंने यहाँ पर पिंग किससे किया था, 202562152 से। तो अभी बाहर ट्रैफिक क्यों नहीं जा रही है, हमें इस पीसी पर आकर देखना है। 202562152, गेटवे मैंने 2151 रखा है, ये भी ओके है। और यहाँ पर हमारा जो 172 का नेटवर्क है, ये इसको तो समझ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से राउटर की अगर मैं राउटिंग एंट्री कर देता हूँ, एक एक पॉइंट को फिक्स करते हुए चलते हैं। राउटर की अगर मैं राउटर स्पेस रिप लगा देता हूँ, नेटवर्क पहला हमारा 192.168.0.0 है और दूसरा नेटवर्क हमारा 202562152 है, तो सॉरी 0 है। तो क्या हमारा एंट्री या हमारा जो भी पैकेट कम्युनिकेशन था वो होगा, अब कुछ आगे बढ़ेगा। राउटिंग वाला जो आप लोगों ने बोला कि नहीं करना पड़ेगा, चलो वो भी देख लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 99% है कि नहीं करना पड़ेगा। अभी भी हमारा सेम वैसे ही ट्रांसमिशन चलेगा, नहीं जा रहा है। राउटर पर जब मैंने 192 की एंट्री 202 के साथ कर दिया तो हमारा 172 की ट्रैफिक वो बाहर सेंड करने के लिए कैपेबल हो गया। बट इससे पहले वाले क्वेरी में ये था कि हमारा जो ट्रैफिक है राउटर पर दो नेटवर्क के बीच में क्या कम्युनिकेशन या राउटिंग एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं। अगर ये नेटवर्क भी हमारा सेम होता तो क्या हमें एंट्री करनी पड़ती, तब तो नहीं करनी पड़ती ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो नेटवर्क है तो ये डायरेक्ट राउटिंग करेगा। अगर आप यहाँ से कोई भी पीसी ले लो और इसके साथ पिंग करो तो आपका रिप्लाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डिफरेंट नेटवर्क करके देख लेना। बट अभी हमारे पास 172 है, 192 है और 202 है, तो यहाँ पर हमारा एक जोन है और यहाँ पर हमारा दूसरा है। तो फिर हमें यहाँ पर नेटवर्क रूट करके ही पैकेट भेजना पड़ रहा है। ओके,
चलो आगे प्रोसीड करते हैं, बट आगे जाने से पहले मैं पूरा पैकेट सेंड करता हूँ। 1 मिनट, एक बार फिर से पैकेट को जनरेट किया, मैसेज पास कर रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं। पैकेट तो हमारा इधर चला गया, बट जब यहाँ से पैकेट आया, इस पैकेट के अंदर है क्या, इस मैसेज में है क्या? देखो सोर्स आईपी कौन है, 172.3 ने डेटा भेजा हुआ है 2024 के लिए। क्लियर हुआ? बट जब ये वापस डेटा लेकर आ रहा है राउटर के पास, राउटर तो इधर रूट करा ही देगा इसको। राउटर के पास इधर की जो लोकल की एंट्री है वो तो मैनेज हो ही जाएगा, है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो 2021 के लिए पैकेट आ गया 2 से, है ना? बट डेस्टिनेशन का पता नहीं है इधर, तो हमारा इधर वापस रिवर्ट हो गया पैकेट, है ना? और पैकेट हमारा इधर नहीं आ रहा है, मीन्स लोकल एरिया से, मीन्स इनसाइड से जो एरिया के ट्रैफिक्स हैं, यूजर्स हैं, वो आउटसाइड अपना डेटा सेंड कर पा रहे हैं, बट आउटसाइड की ट्रैफिक इनसाइड नहीं आ रही है। बट हमें क्या करना है, ऐसी पॉलिसी क्रिएट करना है कि जो भी हमारे बाहर के यूजर हैं उसको ये यूजर डेटा एक्सेस करके मैनेज कर पाए। अब देखो अब ये पिंग मैसेज सेंड कर पा रहा है, मैंने बस पिंग मैसेज जनरेट किया है। आप यहां से एक बार रिप्लाई लो, देखो मैं दिखाता हूं। 1 मिनट, देखो अभी रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ एक तरफ से रूट बना देने से आपका काम नहीं चलेगा। पैकेट बाहर जाने का तो आपने रास्ता दे दिया, उधर से एक्नॉलेजमेंट या उधर से भी तो रिप्लाई आना चाहिए। क्यों? तभी तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा। हेलो? जी सर। तो रिप्लाई के लिए हमें कौन सी प्रोटोकॉल को फायरवॉल पर अलाउ करना पड़ेगा? आईसीएमपी। हम्म। और अगर ये यूजर वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है आपके google.com को 20256215.2, तो क्या एक्सेस होगा? नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या अलाउ करना पड़ेगा फायरवॉल पर? कौन से प्रोटोकॉल? HTTP। यस। तो ये सारी चीजें ही हमें मैनेज करना होता है फायरवॉल पर। जैसा हमें काम करना, उस तरीके की पॉलिसीज बनाते हुए सारा काम करते रहना, राइट? और ये हमारा google.com मशीन है, और google.com खुद अपने आप को इससे पहले नहीं एक्सेस कर पा रहा था क्योंकि पोर्ट वगैरह डाउन थे, और मैंने अभी आईपी वगैरह दे दिया है, पोर्ट अप है। अब ये खुद को तो पहले एक्सेस कर पा रहा है, कंफर्म कर लें 20256215.2 कर लेगा। हाँ, तो बाहर भी कर लेना चाहिए, बट ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो फायरवॉल पर ऐसा कोई पॉलिसी ही नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पॉलिसी क्रिएट करते हैं। ओके, राउटर पर आप कोई भी राउटिंग मत करो, आगे की दी हुई जो भी कमांड है ये आपके पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल है। तो आप राउटिंग पार्ट मिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि उससे आपका पूरा काम नहीं है, यहाँ पर आपका पूरा काम होने जा रहा है। हम एक पॉलिसी क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर पॉलिसी क्रिएट करने के लिए ASA फायरवॉल पर एक ऑब्जेक्ट प्लान करना होगा। ओ बी ऑब्जेक्ट स्पेस नेटवर्क, और यहाँ पर कोई भी XYZ नेम दे देंगे। मैं यहाँ पर नेटवर्क नेम दे देता हूँ net1, एंटर। अब नेट 1 के ऑब्जेक्ट में मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सबनेट है जो कि 172.168.0.0 है, और इसका सबनेट मास्क है ये। इसको एक काम करो, एक तरीके का नेट भी इंप्लीमेंट कर दो। आप डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट प्लान कर सकते हो, बट मैं अपनी प्राइवेट आईपी अगर सेव कर लूं, अपना एक नेट ट्रांसलेशन इनेबल कर लूं, तो एक और लेयर की सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी ना। मीन्स एक और नेटवर्क सिक्योर करने का ऑप्शन आपके पास है। तो मैं एज अ पब्लिक में जाने से पहले एक प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन करवा लूं, तो मैं नेट इंप्लीमेंट कर देता हूं। और यहां से इनसाइड का हमें क्या करना है, आउटसाइड के लिए डायनेमिक नेट इंटरफेस इनेबल कर देंगे।
ऑटोमेटिक एक कन्वर्जन यहाँ पर करता रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोटोकॉल इधर हो जाएगा मैनेज एंड, ओहो एंड नहीं करना चाहिए था, एक्सेस लिस्ट प्लान करते हैं। नेटवर्क 1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये कुछ भी आप इधर दे सकते हो, ये कुछ भी आप इधर दे सकते हो, बट मैंने जो नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाया है उसी का नेम दे दिया। आप इधर एक्स वाई जेड दूसरा दे सकते हो, इधर दूसरा दे सकते हो, बट एक्सेस लिस्ट नेट 1। क्वेश्चन मार्क लगाओ। एसीएल मैंने पढ़ाते समय बोला था दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, है ना। एक्सटेंडेड एसीएल, अच्छा एसीएल का एक अभी लैब बाकी है सिक्योरिटी में, हम लोगों को अभी उसको पढ़ना पड़ेगा। एसीएल नहीं मैनेज हुआ है ना, ये एसीएल करा दिया है मैंने नॉर्मल राउटर वगैरह पर। आई थिंक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि पॉलिसी बताई गई है। एसीएल पॉलिसी पढ़े हैं आप लोग? नहीं सर। अच्छा, तो समझ लो ये भी एसीएल है, और ऐसे ही राउटर पर भी कॉन्फ़िगर किया जाता है कि हमें राउटर पर किसी भी ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, तो एसीएल की पॉलिसी ही बनाई जाती है, राइट। राउटर हो, फायरवॉल हो, कहीं पर भी। तो एक्सेस लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट का नेम देते हैं कि नेट 1 एक लिस्ट है। इसके अंदर मुझे एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए रूल प्लान करना। ओके, तो एक्सटेंडेड पॉलिसी हम लगाते हैं। सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन जब दोनों तरफ डेटा फिल्टर करना होता है तो एक्सटेंडेड पॉलिसी लगती है। इसके अलावा मैंने एक्सटेंडेड लगाने के बाद क्या किया, परमिट किया। और किसको मैं परमिट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। आपके इस फायरवॉल पर लिमिटेड फीचर है, तो अगर आप पिंग मैसेज को परमिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीएमपी, आईसीएमपी। एंड किसको करना है, किसके लिए, एनी टू एनी। एनी मीन्स क्या मैंने लिया यहाँ पर, वन टू ऑल, सभी नेटवर्क के लिए एनी, क्योंकि बाहर क्या है किसका नेटवर्क मुझे क्या पता। जब इतना मैंने कर दिया और दोबारा से मैं यहाँ पर रिप्लाई ले रहा हूं इससे, तो क्या रिप्लाई अब आएगा, अभी तक तो टाइम आउट था। कोई नाक बजा रहा है देखो, नहीं आएगा। अब ध्यान देना, ये हर जगह के लिए काम आएगा पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। जब आप एक लिस्ट बना दिए, ओके, कि फायरवॉल को बता दिया कि एक लिस्ट बनाया मैंने, मान लिया कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के सामने दरवाजे पर रख दिया, उसको बोला कि ये लिस्ट लो, इसके अंदर जो भी आएगा उसका नाम मैच कराना और कार्ड मैच कराना, आधार कार्ड या जो भी है। अगर वो मैच करता है तभी उसको अलाउ करना, अदरवाइज मत करना। तो ये मैंने अपने फायरवॉल को एक लिस्ट दिया है नेट 1 का, इसको मैंने परमिट किया है कि आईसीएमपी को आने दो, किसी भी नेटवर्क से हो, या जाने दो। सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों क्या है, 0 0 है, मीन्स सभी है, कोई किसी को भी। लेकिन मैंने लिस्ट बनाने के बाद ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया। लिस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल को फाइनली सबमिट करना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कि ये लो लिस्ट, इसमें जो अंदर आए घर से, सॉरी जो बाहर से घर के अंदर आए और जो घर से बाहर जाए उसके लिए ये लिस्ट है। जिसका मैच होगा उसको आने देना, जिसका नहीं होगा उसको मत आने देना। तो यहाँ पर मुझे एक और लिस्ट प्रिपेयर, लिस्ट को अलाउ करना पड़ेगा। लिस्ट को अलाउ करने के लिए हमेशा पॉलिसी ग्रुप को, और ग्रुप हमारा क्या है, नेट 1, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा, इंटरफेस को आउटसाइड के लिए एंटर। उसके बाद आप दोबारा से रिप्लाई लोगे, 100% आपका रिप्लाई आएगा, क्योंकि फायरवॉल को बता दिया आपने कि जो लिस्ट के अंदर आने जाने का सोर्स है वो कोई भी कोई है, आईसीएमपी मैसेज आने दो। अगर आपको किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन को डिफाइन करना है तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी देकर यहाँ पर ओनली आईपी को अलाउ कर सकते हो। जैसे एनी यहाँ पर है ना,
आईसीएमपी के बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो ये कह रहा है यू कैन डिफाइन सोर्स आईपी, यू कैन डिफाइन सोर्स आईपी। मान लिया कि मैंने दे दिया यहाँ पर 172.168.0.3 एंड अगेन यू कैन डिफाइन नेट मास्क फॉर सोर्स आईपी, तो 255.255.0.0। अगेन यू कैन डिफाइन डेस्टिनेशन आईपी। सब बता रहा है ना कैसे करना है। अगर मुझे सिर्फ दो ही होस्ट के बीच में ये काम कराना है तो मैं ये कर सकता हूं, बट सभी को अलाउ करना है तो एनी टू एनी कर सकता हूं। अभी क्लियर हुआ। एक पॉलिसी और यहां पर मैं दे सकता हूं, जैसे एनी टू एनी की जगह जो आईसीएमपी मैंने दिया, अब ये पिंग तो कर पा रहा है, तो अब वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हेलो। कर लेगा सर। ओके, मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फायरवॉल को मैंने बोला जो जो एक्सेस कराना है वो सब हमें एंटर करना पड़ता है। कौन किसको क्या एक्सेस करना चाहता है फायरवॉल पर, वो मुझे एंट्री करनी पड़ती है पॉलिसी के अंदर, है ना। इसीलिए तो एसीएल पॉलिसी पढ़ते हो आप लोग राउटर और हर जगह पर, तो समझ लो ये एसीएल पॉलिसी लगा रहे हो आप। क्लियर है? तो अब मुझे फायरवॉल पर एक और एंट्री करनी पड़ेगी। आईसीएमपी की जगह पर मुझे वेबसाइट एक्सेस करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल को अलाउ करना पड़ेगा? HTTP। ओके। और HTTP किस प्रोटोकॉल पर वर्क करेगा? एट पेटी पोर्ट। टीसीपी पर। टीसीपी पोर्ट। ना दूध पिला नहीं, पर रोटियां खिला देगा तो पेटो भरी गई। म्यूट 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 म्यूट। ओके, तो टीसीपी एनी टू एनी। अब क्या वेबसाइट, ये वाली एंट्री एक ही बार करना है आपको, ये इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। इतना कर दिया जब आपने, म्यूट कर लो कौन। अब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये कर लेगा। तो जो जो आप अलाउ करते जाओगे वो सब कर लेगा। और जब आप एक रियल डिवाइस का इंटरफेस एक्सेस कर रहे होंगे, वहां पर आप अपनी फायरवॉल का A to Z एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सेस कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। हालांकि फायरवॉल इतना भी नहीं आपको, अभी तो इतना भी नहीं मिलेगा एक ही पॉलिसी और सब कुछ आप बनाओ, बट अगर आता है तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिया। और अभी मैं फायरवॉल का एक पूरा डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ विद डायग्राम, आप उसको देख कर प्रैक्टिस कर लेना। और सिस्को एस से GUI मैंने अगर दिया है, बस थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देखो यहाँ पर फायरवॉल है, ISP है, कुछ ऐसे डायग्राम है बेसिक फायरवॉल का। ऐसे फायरवॉल को यहाँ पर एक्सेस किया गया है ना। जब फर्स्ट टाइम आप फायरवॉल को कंसोल पोर्ट से एक्सेस करोगे पुट्टी सॉफ्टवेयर पर, तो एक्सेस होने के बाद यहाँ पर भी आपको वही सेम पैटर्न देना पड़ेगा। यूजर नेम, सॉरी पासवर्ड पूछेगा तो ब्लैंक एंटर कर देना है। और यहाँ पर देखो शो वगैरह करके सारी डिटेल्स दिखा रहा है। आपने इंटरफेसेस पर आईपी दिया, अब इसी आईपी को आप इस्तेमाल करके GUI एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आईपी आपको कमांड से और सारी चीज़ों से अप्लाई कर देना है। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल वगैरह मैंने यहाँ पर वही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और सब कुछ अप्लाई करने के बाद आपका जो फायरवॉल है रेडी हो गया आईपी देने के बाद आपके इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने फायरवॉल की आईपी ऐड किया, जो भी फायरवॉल की आईपी मैंने दिया है, और जैसे मैंने एंटर किया, फायरवॉल एक्सेस करने के लिए SDM लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। SDM लॉन्चर, यहाँ पर देखो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल HTTPS लगाना होता है और फिर फायरवॉल एक्सेस हो जाएगा। ध्यान देंगे HTTPS नहीं लगाएंगे तो आप भी इंडस्ट्री में फायरवॉल को एक्सेस करने में इशू फेस करेंगे। यहाँ से प्रोसीड कर देना। अनसेफ क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे ही रियल फायरवॉल भी आपकी इंडस्ट्री में दिख रहा होगा, हमेशा नॉट सिक्योर पर ही काम होता है। खुद नॉट सिक्योर है बट वो पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है।
यहीं से एस इस डी एम तरह से होता लॉन्चर, है। हाँ यहीं से एस डी एम लॉन्चर और जो भी सॉफ्टवेयर है आपको इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप सारा कुछ कर पाते हो। और जो भी फायरवॉल पर आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था वही यहाँ पर आपको देकर अलाउ करना होता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड देखो मैं यहाँ पर जो क्रिएट कर रहा हूँ कमांड के थ्रू, वही चीज़ मैंने यहाँ पर दे दिया। फाइनली हमारा फायरवॉल लॉगिन हो जाएगा। एस डी एम लॉन्चर यहीं से डायरेक्टली रन हो जाएगा और फायरवॉल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपसे वही यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। ये जावा सॉफ्टवेयर की कमी थी तो वो भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना फायरवॉल एस डी एम लॉन्चर रन करेंगे। और फाइनल यहाँ पर देखो सिस्को एस डी एम लॉन्चर ये है। ओके, उसके बाद इसमें आप अपनी फायरवॉल की आईपी यूजर नेम पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे और फायरवॉल पूरी तरीके से इस तरीके से आपका एक्सेस हो जाएगा। ये एएसडीएम लॉन्चर सॉफ्टवेयर पर ये पूरा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से है। पूरा रिपोर्ट मॉनिटरिंग जो मैंने अभी थ्योरी में बताया, रिपोर्ट मॉनिटर कर सकते हो इनसाइड आउटसाइड, और जितने ट्रैफिक हैं जितने इंटरफेसेस हैं वो सब यहाँ पर आपके अप हैं। कितना बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रहा है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। इनेबल लॉगिंग में यहीं से जस्ट आप ट्रैप कर सकते हो एसडीएम लॉन्चर में क्या लॉगिंग डिटेल्स चल रही है। लॉग सर्वर इनेबल कर सकते हो, जस्ट आपको इनेबल क्लिक करना है और आपका ये काम करना स्टार्ट कर देगा लॉग सर्वर। आगे आप देखो यहाँ पर आपका वर्जन कौन सा है, लाइसेंस क्या है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है। इतना ही नहीं है, अब यहाँ से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन देखो। आई थिंक दिख रहा होगा ARP टेबल, DSCP कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक ACL, आई थिंक DSCP, ACL इंटरफेसेस, ये सब मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया है ना। राउटिंग वगैरह भी इस राउटिंग के अंदर करके दिखाया। तो आपको अगर ARP टेबल, DSCP कुछ भी इनेबल करना है तो उस फीचर पर क्लिक करेंगे और जैसा एंट्री करना है बस आपको कर देना है। ठीक है, ये ARP टेबल की एंट्री है। क्लियर करना है तो क्लियर कर देंगे, पूरी टेबल की एंट्री को फ्लश करना है तो यहीं से क्लियर करके रिफ्रेश कर देंगे, पूरा नया एंट्री आपका अपडेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही वो नहीं है। आपको वर्क मिलेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। ACL वगैरह देखो, इनसाइड आउटसाइड की ट्रैफिक सब कुछ यहाँ पर मेंटेन। तो ये है पोलो ऑल्टो भी ऐसे आप देख सकते हो। फायरवॉल की नॉलेज जितनी होगी तो आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो कि यू विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर सिस्को ऐसे फायरवॉल लाइक ACL पॉलिसी, DSCP कॉन्फ़िगरेशन, DNS कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, नेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये सब आप थोड़ा सा एक की पॉइंट इस्तेमाल करते हुए, कीवर्ड टैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीवी के अंदर मेंशन करेंगे रिलेटेड सिस्को एस से। आप अच्छे से 5-7 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हो पोलो ऑल्टो पर तो उसकी भी आप एंट्री लिख सकते हो, है ना। समझ रहे हैं, एक कोर्स वेयर में सब कुछ ऐड करके समझा पाना पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, है ना, खत्म करने में सारी चीज़ों को। तो रिसोर्स मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। तो ये सब पॉलिसीज और सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ और लैब्स हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो नेक्स्ट सेशन के लिए क्या प्लान बनाया सबने? संडे को लेट नाइट रखें ऐसे ही 8 बजे या 9 बजे? 9 से, संडे को 9 से 10, 11, 12, ऐसे 2-2.5 घंटे। ठीक है, 8 बजे से रख लो। नहीं 8 बजे से नहीं, मान लिया संडे वगैरह को शॉपिंग वगैरह कोई कर रहा है कुछ भी ऐसे है ना, ऐसे ही होता है जब आप पूरा वीक बिजी रहते हो तो शाम के टाइम ही सभी लोग जाते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ तो फिर पता चले कि 8 बजे भाग कर आना है, फिर पूरा हफ्ते बिजी रहना है। तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, 9 बजे रखते हैं। सैटरडे वगैरह को 8 बजे रख सकते हैं, बट सैटरडे को मैं एक दूसरे स्केड्यूल में बिजी हो गया। संडे को बैच रखते हैं। जी सर। सेशन अबाउट एंड ही है, बट एडिशनल जितने सेशंस हैं आप लोग अवेलेबल रहेंगे तो बेटर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी, राइट।
संडे को 9 बजे अवेलेबल होते हैं, इसी संडे। और एक VMware पर काली लिनक्स, Windows 10, Windows 7 और अनदर कोई लिनक्स मशीन वगैरह डालकर रेडी रखेंगे। कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह करते हुए चलेंगे आगे। लिनक्स का तो सर आपका कोर्सेज वगैरह आ रहा है। लिनक्स का कोर्स अभी तो आज डाला है, RH024 की पहली बुक, मीन्स लिनक्स की पहली बुक, पूरा पेपर कोड पढ़ाया जाएगा 499 रुपीज में। जो खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं सारी चीजें तो ज्वाइन कर लें। क्या चीज? ठीक है सर, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। एंड करें सेशन फिर? एक क्या मिनट, टाइमिंग सर ये मतलब नोट्स नोट्स शेयर लीनियस कर की? दो। क्या कह रहे हैं? वो जो क्लास है लीनियस की कितने बजे से है? वो 8 से चलेगा। अभी 7 दिसंबर से चलेगा, 8 से 9 या 8 से 10। कितने मंथ ड्यूरेशन कितना है उसका? ड्यूरेशन 15-20 घंटे चलेगा टोटल कोर्स। और आई थिंक वीकेंड में सिर्फ एक ही सेशन रखेंगे या 2 सेशन, एक वीक में 2 सेशन, या मैक्सिमम जाएगा तो 3 सेशन होगा।